दोस्तों, एक हमने देखा कि जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है ईस्ट पाकिस्तान, इसको ईस्ट पाकिस्तान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान ही है, क्योंकि वहाँ से अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि अब हम पाकिस्तान की हेल्प से अब हम इसे एक इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, हिंदुओं को अपने नौकर की तरह रखेंगे। और लेडीज़ के लिए क्या वर्ड यूज़ किए थे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो क्या मोहम्मद यूनुस का जो क्वेश्चन बनता है, क्या मोहम्मद यूनुस को तालिबानाइजेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान करने के लिए ही बुलाया गया था? क्या कोई बहुत बड़ा एजेंडा है इसके पीछे? और उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं और उमेश जी को स्पेशली बुलाया है आज इसके ऊपर डिटेल में बात करने के लिए, बिकॉज जो सोरोस का बेटा है एलेक्स सोरोस, वो आज इस नए प्रेसिडेंट को, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट को मिलने भी आया है कि भैया जो तुम्हें काम दिया था करने के लिए अभी तक पूरा हुआ क्यों नहीं है, वो कौन से काम हैं जो उससे करवाए जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस से। और आपको याद होगा कल सुबह आप मेरी वीडियो भी देखेंगे कि जो मोहम्मद यूनुस है, जब ये अमेरिका में गए वहाँ पे जफ्फियाँ डाली गई बाइडन के साथ और कान में कुछ बोला गया। अब बोला ये था कि वी डिड इट मिस्टर जो, एंड जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था एक गवर्नमेंट को गिरने के लिए, वो हमने गिरा दिया। और ही प्राउडली, मोहम्मद यूनुस ने प्राउडली वहां पर अनाउंस भी किया है कि कैसे उसने शेख हसीना की गवर्नमेंट को धोखे में रखा और उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया। और साथ में बोला है वी वांट योर हेल्प फॉर द नेक्स्ट एजेंडा। अब नेक्स्ट एजेंडा क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगला एजेंडा इनका क्या था, जिसकी इशारों में जो बाइडन से बातें में उसने बोला है। उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जय सिया जय सिया राम। उमेश जी, ये जो तालिबानाइजेशन हो रहा है मोहम्मद यूनुस को बुलाने के पहले से शुरू हो गया था, उसके बाद इसने स्पीड और ज़्यादा पकड़ ली है। आपको नहीं लगता एक स्ट्रेटेजिक वे से काम हो रहा है ताकि पूरे बांग्लादेश को एक थ्रेट की तरह क्रिएट किया जाए हमारे ईस्ट की तरफ, क्योंकि वेस्ट में भी हम घिरे हुए हैं? आपको नहीं लगता एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव की तरह ये काम किया जा रहा है? एंड हाउ डेंजरस इट इज फॉर अस? देखिए, अमेरिका अभी से नहीं कर रहा है ये काम। ये बहुत सालों से ट्राई कर रहा है कि बांग्लादेश में एक रेजिम चेंज हो। शेख हसीना ने बहुत ही कड़े मेजर्स लिए थे ऑपोजिशन बीएनपी के अगेंस्ट, और ऑपोजिशन बीएनपी इज नोन फॉर इट्स वायलेंस इन बांग्लादेश। आपको याद होगा 2016 में वहां पे एक बेकरी ब्लास्ट हुआ था। तभी समझ में आ जाना चाहिए था इंडिया को ये प्रॉब्लम आगे जाके बढ़े। 2021 में अगस्त 15 2021 में अमेरिकन फोर्सेस ने वैकेट किया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को वैकेट करने का इनका एक ही चीज था कि वहां पे तालिबान स्ट्रांग हो, तालिबान इन अफगानिस्तान, और वहां पे ईस्टर्न बॉर्डर जो अब पाकिस्तान का है, वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान का है, वो सिक्योर हो जाता है। जो डूरांड लाइन, इंडिया के ऊपर जितने भी मिलिटेंट्स हैं वो सारे के सारे कश्मीर वैली में आने के लिए, वो तो एक इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए। अफगानिस्तान में 2,50,000 टन वीट बेच के उधर उन्होंने उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन तक लेके आके रख दिया है कि आज तालिबान इन अफगानिस्तान इज रिफॉर्मिंग। उन्होंने वहां पे वो जो पॉपी कल्टीवेशन है वो बंद कर दिया था, जिसके कारण वहां पे वर्ल्ड में जो ड्रग्स का जो सप्लाई था वो सिर्फ एक यहाँ पे आ गया था। ये गोल्डन क्रेसेंट जो बोलते हैं, एक तो एक गोल्डन ट्रायंगल है और गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं। जो एक गोल्डन ट्रायंगल है जो मणिपुर और बांग्लादेश के जो बॉर्डर एरिया, म्यांमार के बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, वहां पे होना चालू हो गया था। तो बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। सीआईए जो अपना काम करता है, अपनी जो इंटरनेशनल फंडिंग जो करता है, ये सब एक्टिविटीज के कारण करता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग और फिर बाद में नार्कोटिक्स के थ्रू अपने जो रेजिम चेंज ऑपरेशन है वो फंड किया जाता है। यूएस अलग से इनको कोई पैसा नहीं देता है। अब इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि यूनुस जो बांग्लादेश के जो अभी प्रीमियर है वो सीआईए अपॉइंटेड पपेट है। इनको बोल सकते हैं जेलेंस्की ऑफ एशिया। ये बांग्लादेश को बर्बाद करके छोड़ देंगे। आपने थोड़े दिन पहले देखा था कि गारमेंट वर्कर्स इन बांग्लादेश, इन ढाका, हैव सराउंडेड द कैपिटल। वहां पे एक टेक्सटाइल वर्कर की मौत हो गई थी। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट आर डिमांडिंग इलेक्शन। बांग्लादेश के अंदर हालत ऐसी है कि इंडिया ने बोल दिया कि आप हमारे $1 बिलियन जो सिर्फ पावर पेमेंट है वो करो, वो अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। इफ दैट इज नॉट डन, इंडिया अपनी सॉवरेन गारंटी एक्सरसाइज करके वो पैसा ले लेगा।
इसके अलावा इंडिया ने इनको 4 से 5 बिलियन डॉलर ऑफ लेटर ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है। वो भी 5 करोड़ 5 बिलियन डॉलर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 42,500 करोड़। मतलब आप समझ लीजिए इंडिया के पैसे उधर डूब जाएंगे, ऐसी हालत हो चुकी है। बांग्लादेश अभी जो चीज हो रही है, इट इज नाउ बिकमिंग द तालिबान, इट इज नाउ हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स जो तालिबान के अंदर है अफगानिस्तान में। जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो रिफॉर्म हो रहा है, बांग्लादेश उस तरफ जा रहा है। और एक चीज आप देख लीजिए, अफगान जो लोग हैं, भले वो तालिबान हो या कोई भी हो, वो इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं। जबकि ये बांग्लादेश वालों को आप कितना भी दे दो, वो इंडिया को हमारे दुश्मन ही मानेंगे। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि कैसे इन्होंने हिंदू शॉप्स को लूटा है, हिंदू लड़कियों को रेप किया है, हिंदू को मारा है। और अब तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर आपको दुर्गा पूजा अगर सेलिब्रेट करना है तो जजिया देना पड़ेगा। आगे जाके क्या होगा, वी नेवर नो। वहां पे जो रेडिकल ग्रुप्स के जो हेड है उसको रिलीज कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ वो अभी वो आर्टिलरी शेल्स मंगा रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमको सार्क को रिवाइव करना है, हमें आप मिसाइल दीजिए, हम आपके न्यूक्लियर बॉम्ब दीजिए। मतलब एक तरह से गजवाए हिंद चालू कर चुके हैं। तो इन सब में सब जगह अमेरिकन डीप स्टेट का पूरा जो फुटप्रिंट है वो नजर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मोहम्मद यूनुस को तो वैसा ही काम करने के लिए भेजा है जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की को भेजा गया। ये बर्बाद करके छोड़ देगा। और ये आगे जाके जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर करने का है, यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी एक वॉर करने सिचुएशन लाइक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। और उधर अगर हमारी मिलिट्री अगर घुस जाती है तो चाइना को इजी हो जाता है, नॉर्दर्न फ्रंट पे पाकिस्तान को फ्री हो जाता है। तो अमेरिका एक ट्राई कर रहा है डिस्टेबलाइज करने का। अमेरिका का जो रेजिम चेंज ऑपरेशन है ये 20 साल से चल रहा है बांग्लादेश में। किसी ने नहीं सोचा था, ये कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। और इंडिया में भी चालू हो चुका है 2014 से। यहाँ के यूथ को गुमराह किया जा रहा है। हमने देख लिया, फार्मर्स एजिटेशन हुआ, शाहीन बाग हुआ, रेस्टलेस प्रोटेस्ट हुआ, और भी आगे आते रहेंगे। वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एक चीज दिया कि उन्होंने हाई हैंडेडनेस नहीं किया। जैसे शेख हसीना रजीम ने क्या किया था, दे वेंट अगेंस्ट देयर ओन पीपल। भले वो रेडिकलाइज थे, कुछ भी थे, इंडियन गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है। हमारे बहुत सारे राइट विंगर्स बोलते रहते हैं इंडियन गवर्नमेंट वेरी सॉफ्ट है, वो नहीं कर पा रही है ताकि यहाँ पे एंगर ना बढ़े। क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो 10 से 15 साल कोई रेजिम में रह जाता है तो वहां पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूव रहता है, लोगों को कुछ ना कुछ ग्रीवियंसेस रहता है। उस समय इनको क्या करना है कि 100-150 लोगों को, जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स है, एक्टिविज्म है, सब चालू कर दिया है। आपने भी अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि कैसे एक जगह पे सैबोटाज किया गया टाटा की फैक्ट्री को, और आज वहां पे आईफोन की जो फैक्ट्री है वो वापस चाइना जा रही है। तो एक तरह से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया में हो रही। और यूएस ने जानबूझ के इसको लेके आए हैं ताकि वो यहाँ पे बांग्लादेश को तबाह कर दे। बांग्लादेश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहां पे जॉब्स नहीं है, वहां पे डिफॉल्ट होने वाले हैं। पाकिस्तान जैसी बुरी हालत वहां पे होने वाली है। और जब वो पूरी हालत होगी तो इंडिया के अंदर और ज्यादा रेफ्यूजीज आएंगे, और ज्यादा ये टर्माइट और कॉकरोचेस आएंगे। और उस नहीं उमेश जी, समय आपको ये भी बता देता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे रोड और रेलवे बनाए हैं ये वो अच्छी तरह से यूज करेंगे और सब जगह स्प्रेड होंगे। अगर उन्होंने बॉर्डर को फेंसिंग नहीं किया और उन्होंने यहाँ पे इन लोगों को नहीं रोका गया तो। उमेश जी, मैंने आज ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला कि मोदी जी एक उल्टी गंगा क्यों नहीं बहानी शुरू करते। अब उल्टी गंगा का मतलब एक ही है कि ये तो कॉकरोच वहाँ से आ रहे हैं भी, आप सिर्फ एक अलग से मिनिस्ट्री बना दीजिए जिसके हेड अजीत डोभाल होंगे। ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ही विल नॉट बी अंडर होम मिनिस्ट्री। वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और उनका काम एक ही होगा, इन कॉकरोचों को आपको वापस कैसे भेजना है। बिल्कुल राइटली बोला आपने कि जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ये सारे के सारे यूज किए जा रहे हैं पूरे कंट्री में इन कॉकरोचों को स्प्रेड करने के लिए, और कुछ भी नहीं किया जा रहा। मोदी जी बोलते थे मैं विकसित भारत बनाऊंगा, उन्होंने आप ही का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके हमारे ही अगेंस्ट यूज करना शुरू कर दिया। मैंने आज ही एक वीडियो देखा बांग्लादेश से
कि वहाँ पर जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं वहाँ पे बुद्धा की मूर्ति को जला दिया गया। हिंदुओं के मंदिर हर रोज़ जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को, घरों को जलाया जा रहा है, दुकानें जो हैं लूटी जा रही हैं, और दुकानदार को बोल दे तुम्हारी दुकान हमने कब्जा कर लिया, बाहर निकलो यहाँ से, आज से हम करेंगे। ये चीज़ तो उमेची हमने कश्मीर में देखा, अफगानिस्तान में देखा, पाकिस्तान में देखा, केरला में देखा, हमने वेस्ट बंगाल में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो गया है, हमने हर जगह पे देखा। हमारे हिंदुओं के लिए कोई खास बात नहीं है। हमारा तो क्या है, झोला उठा के चले जाएंगे, कहीं और जाके दुकान फिर खोल लेंगे। इतने बेशरम लोग हैं हम लोग, हमें अपनी कम्युनिटी से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम लोग जो वीडियो बना भी रहे हैं उसका कोई असर होगा मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश में जो हिंदूज़ हैं क्या वो जागेंगे इस चीज़ों में से। आई डू नॉट नो, टाइम विल टेल। बट जो सिचुएशन है वहाँ पर वो इतनी ख़राब है कि कुछ कहने का, वॉट एवर वी से, इट इज़ गोइंग टू बी लेस। बट मुझे एक सिंपल क्वेश्चन बताइए आप कि जो वेस्टर्न मीडिया है, वाई डेलिबरेटली दे आर चूजिंग नॉट टू सी द जेनोसाइड हैपनिंग इन बांग्लादेश। जो तालिबानाइजेशन वहाँ पर हो रहा है, वेस्टर्न मीडिया क्यों चुप है इसके ऊपर? सर, not only genocide, it is an extermination of the community itself. एक्सटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आप उनकी नस्ल को ही खत्म कर दीजिए। जिस हिसाब से लव जिहाद हो रहा है, जिस हिसाब से हिंदू लड़कियों को अबडक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो आप देख ही रहे हैं, ये बांग्लादेश में भी चालू हो चुका है। पहले आपको बताया जा रहा है कि आप अपने फेस्टिवल्स मत बनाइए, अगर आपको मनाना है तो आप उसके ऊपर रजिया दीजिए। अगली काम यही किया जाएगा कि वहाँ की हिंदू लड़कियों इन बांग्लादेश को अबडक्ट किया जाएगा, उनको कन्वर्शन किया जाएगा। वो तो अभी मोदी जी हैं हेल्प पे, तो शायद नहीं कर रहे हैं वो लोग, पर अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रहती तो ये चालू हो जाता अभी तक। वो तो करते भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके सिचुएशन खराब होने वाली है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में सिविल राइट, अनार्की, वो सब बढ़ने वाला है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक तरह से जैसे जैसे ब्रिक्स समिट पास में आ रही है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट में एक वॉर लाइक सिचुएशन होगा, और यहाँ पे जाके वी हैव टू बी वेरी मच सुपर रेडी राइट नाउ। हमें अपना चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे बड़ा चोक पॉइंट उधर करेंगे ये लोग, और बांग्लादेश के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी जो आर्मी है उसके अंदर रेडिकलाइज एलिमेंट्स आ चुके हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था और शेख हसीना भाग के आई है, तो ये जो मिलिट्री ने सपोर्ट किया है ये सब चीज को। मिलिट्री इज बीन कॉम्प्रोमाइज, और शेख हसीना भी कुछ कर नहीं पाई थी। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ पॉपुलर लीडर, आप सोच लीजिए, कुछ नहीं कर पाई। शी वॉज ओनली एबल टू कंट्रोल द रेडिकल एलिमेंट इन एंड अराउंड ढाका। बाकी जगह वो नहीं कर पाती। वहां पे बीएनपी के जो एक्टिविस्ट है इतने सालों से कर ही रहे थे। She should have gone across the बांग्लादेश, और वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट कैंप है बंद करना जरूरी था, या इंडियन गवर्नमेंट को उस समय प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके वहाँ पे नलीफाई करना था, जैसे म्यांमार में किया था हमने। बट हमारे मोदी की गवर्नमेंट ये सोच रहे थे कि इससे शेख हसीना नाराज हो जाएगी। आज शेख हसीना खुद भी नहीं है, और बांग्लादेश खुद वापस गटर की राह पे जा चुका है। कभी कभी गलती करना, कभी कभी आप एक्शन लीजिए। सर, आपको 400 जीतना है या 200 के, आप 200 सीट में भी आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट वो प्रॉब्लम को तो खत्म कर दीजिए। सही बात तो है। ये 10 साल, लेकिन सर 10 साल का मैंडेट वो खराब कर चुके हैं अपीसमेंट के अंदर। मुझे लगता है कि अभी भी अकल नहीं आई है। अभी भी सबका साथ सबका विकास का स्यापा जो है इनके दिमाग में बैठा हुआ है। बट आपको नहीं लगता कि जिस राह पर यूएसए ने या डीप स्टेट ने बांग्लादेश को डाल दिया, वो तो दिखता ही है कि बर्बादी के रास्ते पे डाला है। बट इज़ इट गोइंग टू बी ए बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिया ऑल्सो? क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि भारत के अंदर भी उसका असर आना दिखाई देना आपको शुरू हो गया। भाई, कश्मीर के अंदर वो हिजबुल्ला का कॉकरोच मारा गया था, उसके लिए कश्मीर में सारे जो मोदी जी बोलते थे मैंने इनके दिलों में, जहन में से मैंने उग्रवाद का ख़त्म कर दिया है। वहाँ पे तो प्रोसेशन हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले उस कॉकरोच के लिए कि हाँ ये हिजबुल्ला का लीडर मारा गया, इसने तो हमें कश्मीर को आज़ादी दिलानी थी। मोदी जी बोलते थे मैंने बहुत काम किया है, मैंने मरहम लगाया है, 10 साल से मैं लगा हुआ हूँ, ये मरहम का ये तरीका है, ये आंसर है उन्होंने दिया हमारे प्यार का।
तो आपको नहीं लगता कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे ये लोग यहाँ पर भी रेडिकलाइज होते जा रहे हैं, या इनके जो एलिमेंट्स थे दोबारा से बाहर निकलने शुरू हो गए? सर कश्मीर में नहीं, अक्रॉस इंडिया उनके सपोर्ट में लोग आए हैं, निकले हैं। मुस्लिम्स अक्रॉस इंडिया हैव कम इन लार्ज नंबर्स टू सपोर्ट नसरुल्लाह। और जब इसराइल के ऊपर बमबारी हुई थी, उन्होंने शेयर किया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये रेडिकलाइजेशन हमारे को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी खराब करेगा। ये हमारे बीजेपी लीडर्स को समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे होम मिनिस्टर तो सोए हुए हैं, उनको कितना भी बोल दो, अगर आप आरएसएस के लीडर्स को बोल दो, आप बीजेपी के लीडर्स को बोल दो, वो तो बोल देंगे कि आपको करना पड़ेगा, आप हमसे उम्मीद मत रखिए, आप गवर्नमेंट से उम्मीद मत रखिए। मैं एक आरएसएस और वीएचपी के एक बड़े नेता से मिला था, उन्होंने अभी से बोलना चालू कर दिया है कि आप गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद मत रखिए। ऐसी तो हालत है इन लोगों की। सर अगर गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रखनी है तो मोदी जी बड़े बड़े बोलते हैं कि मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। तो सर झोला उठा के चले जाइए, आपको रोकता कौन है? अगर आपसे उम्मीद नहीं करनी तो कांग्रेस से हमें उम्मीद नहीं है, झाड़ू वालों से उम्मीद वैसे नहीं रख सकते क्योंकि दारू पी के बैठे हुए हैं, तो उम्मीद किससे करें? मोदी जी से और बीजेपी से अगर उम्मीद नहीं करनी है तो किससे करें सर? या तो हमें बोल दें कि हमारे से कुछ नहीं होगा, जो करना है आपको ही करना है, फिर हम देख लेंगे जो करना होगा। देखिए 10 साल पहले जब बीजेपी में एक जनरेशनल शिफ्ट लाने की जरूरत थी, तब मोदी जी ने मुरली मनोहर जोशी, एल के आडवाणी, यशवंत सिन्हा को मार्गदर्शन मंडली में भेज दिया था। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके लिए भी वो मंडली रेडी है, आप भी चले जाइए। योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिस्वा शर्मा और शुवेंदु अधिकारी और पवन कल्याण जैसे लीडर्स हैं, इनके अंदर कुछ करने, जो जन नेता भी हैं आगे जाके, अगर मोदी जी नहीं रहे तो इनमें से कोई भी नेता जन नेता बन सकता है, ऑल ओवर इंडिया आ सकता है। अगर आप नहीं कर नहीं, सकते तो अन्नामलाई है, अन्नामलाई है, आप अन्नामलाई को अन्नामलई, भूल नहीं सकते हैं। सर जी, अन्नामलई तो देखिए वो मेरे होम स्टेट से ही है। भी देखा जाए तो वो लंदन में है, ऑक्सफोर्ड में कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप इस टाइम पे आपको ऑक्सफोर्ड जाने की क्या जरूरत है। आप खुद इंडिया के अंदर बैठ के यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी विच इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। आपको ऑक्सफोर्ड जाके कौन सी नॉलेज मिल जाएगी? तो उनको क्यों भेजा गया है, ये बीजेपी लीडरशिप को आंसर करना चाहिए। So I'm literally disappointed because I wanted my leader to be in Tamil Nadu to actually strengthen the state leadership। और उस टाइम पे आप 6 महीने जाके आप उधर बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे डिसीजन जो बीजेपी के हैं मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। अब सर समझ तो हमें भी नहीं आ रहे। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है हमें नहीं मालूम है, बट वी इफ मोदी जी कुछ नहीं कर सकते तो वो मार्गदर्शन मंदी उनके लिए भी है। ही कैन ऑल्सो गो इनटू दैट। और हमें फायरी नेता चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा चाहिए, शुवेंदु अधिकारी चाहिए, पवन कल्याण चाहिए, अन्नामलई चाहिए, और वो हैदराबाद की जो लीडर है बीजेपी की लीडर जिन्होंने, हेमलता, हाँ हेमलता हेमलता। जी चाहिए। इन लोगों को आगे लाइए, वो कम से कम बात तो कर सकते हैं। गुजरात के अंदर वो मिनिस्टर है जिन्होंने अभी चालू कर दिया बुलडोजर चलाना, उन्हें लेके आइए आगे। आप सिर्फ अपना नाम करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? उमेश जी, जैसे रेडिकलाइजेशन हम देखते हैं कि एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, भारत के अंदर भी कांग्रेस करती रही। आपको नहीं लगता कि देश हित में बीजेपी को, जो फायर बाउंड जो इनके लीडर्स हैं, उनको आगे लेकर जाकर एक कॉकरोचों का परमानेंट इलाज करना चाहिए? वाई इज इट वी आर सो सॉफ्ट विद देम? और जितना हम सॉफ्ट होते जा रहे हैं वो उतना ही रेडिकलाइज अपना एलिमेंट्स उनके बढ़ते जा रहे हैं। आरंट वी गिविंग देम स्पेस कि वो कुछ इतना बड़ा करें कि हम संभाल ही ना पाए? सर प्रॉब्लम ऐसा है कि संघ का इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है बीजेपी के अंदर। आरएसएस के जो लीडरशिप है, भागवत जी है, ही इज मेकिंग अननेसेसरी स्टेटमेंट इन मीडिया। जरूरत नहीं है उनको बोलना। तो मोदी जी के भी एक प्रॉब्लम्स है, उनके भी वो प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार खुद मोदी जी भी हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि भागवत जी रिस्पॉन्सिबल है, मोदी जी भी खुद रिस्पॉन्सिबल।
तो इनकी जो सॉफ्ट अपीसमेंट पॉलिसी है, और उन्होंने ये देखा है कि आप, मैंने 10 साल से बोल रहा हूँ, आप इंटरनल बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं? लोग आपको बोल नहीं रहे हैं क्या कि आपका डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको बोल रही है, आपने क्यों नहीं किया? हम होम मिनिस्ट्री को ये सवाल क्यों नहीं पूछते? व्हाई कांट वी आस्क द होम मिनिस्ट्री व्हाट वर यू डूइंग फॉर द पास्ट 10 years? When we found that these people, illegal immigrants coming from Bangladesh, they have been spread across the length and breadth of this nation. This is seriously appalling. ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। उमेश जी, जब से हमने ये सारी मुहिम शुरू करी है मोदी जी को जगाने की कि भगवान के वास्ते हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जाग जाइए, तब से इनके पूरे इकोसिस्टम ने हमें दोनों को एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दिया कि आप दिखते तो राष्ट्रवादी थे लेकिन आप भी एंटी नेशनल हैं। और हमें पहले से पता था कि ये टैग हमें मिलने वाला है, लेकिन हम अपने कंट्री की सेफ्टी के लिए, हमारी बहू बेटियों को सेफ रखने के लिए, इस कंट्री को आगे विकसित बनाने के लिए जो फॉल्ट लाइंस हैं जिसको वो काम ही नहीं हुआ 10 सालों में, इतना सा भी काम नहीं किया है, हम सबके साथ सबके विकास के चक्कर में हमने अपने कंट्री का बैठा लिया। यानी कि कुछ भी यहाँ पर डेवलपमेंट का काम अब आगे नहीं हो सकता है, हमें दिखाई देता है। क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है? देखिए, मोदी जी इज ट्राइंग टू रिपेयर द इंडियन इमेज इन द इंटरनेशनल एरिना। वो देश के प्राइम मिनिस्टर कम सुपर फॉरेन मिनिस्टर ज्यादा लग रहे हैं। मतलब आप देखिए, आज उनका करिश्मा वर्ल्ड ओवर है, बट वहाँ यहाँ पे जो हिंदूज की जो प्रॉब्लम्स है उससे वो उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे। ये काम है होम मिनिस्टर का। होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? आपका बांग्लादेश आईटी, का मैच। हाँ, लोग ये पूछ रहे हैं, और हमें ये पूछना चाहिए कि आपको ब्रांच खेलने की क्या जरूरत है उनसे। यू आपको ये बात की हैरानी होगी कि बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके एनुअली एक्सपोर्ट है अराउंड $46 बिलियन। इंडिया का एक्सपोर्ट है 35 बिलियन। और कुछ पॉलिसीज कांग्रेस ने ऐसी बनाई है जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री has become incompetitive against the बांग्लादेश। यहाँ पे कुछ इन्होंने टैक्स डाल के रख दिए हैं, जो उनके जो डीईपीबी लाइसेंस जो मिलते थे वो सब खत्म कर दिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्चुअली हेल्प्ड इन द रिवाइवल ऑफ द बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो तो आप भी जानते हैं, आप चाइना में हैं, आपको सब मालूम है ये बात, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उमेश जी, आई कम फ्रॉम लुधियाना, जो कि टेक्सटाइल का हब है, और वहाँ पर सारी इंडस्ट्री पहले एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन बिकॉज बांग्लादेश को इन्होंने फेवर किया कांग्रेस वालों ने कि भारत की कोई भी इंडस्ट्री इनके सामने खड़ी ना हो जाए, तो उस चक्कर में हमारी इंडस्ट्री को नीचे कर दिया गया और बांग्लादेश को सपोर्ट किया गया। यहाँ तक नहीं, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, श्रीलंका को भी सपोर्ट कांग्रेस ने ही किया था, तभी वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भारत से ज़्यादा काम कर रही थी। बट नाउ कमिंग बैक टू द तालिबानाइजेशन ऑफ बांग्लादेश, आपको ये थ्रेट अब कितना बड़ा दिखता है? क्या ये थ्रेट हमारे घर के अंदर आ गया है या अभी घर के दरवाजे के ऊपर ही है? सर, तालिबानाइजेशन ऑफ बांग्लादेश कंप्लीट हो चुका है। वहां पे इलेक्शन होने वाले नहीं है। वहां पे अभी स्ट्रीट प्रोटेस्ट, गुंडागर्दी, रायट्स, अनार्की, प्रोटेस्ट सब चलते रहेंगे, और उसका जो गुस्सा है वहां की हिंदू कम्युनिटी को झेलना पड़ेगा। वहां पे जो इंडियन कॉर्पोरेट्स के जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको भी जलाया जाएगा आगे जाके। इंडिया के जो पेमेंट ड्यू है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे यूएस इज डिटरमाइंड टू, यूएस ने बांग्लादेश में एशियन जेलेंस्की को बैठा दिया। ही विल डिस्ट्रॉय बांग्लादेश, और उसके कारण उसका प्रॉब्लम आएगा इंडिया पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिक्स समिट होने वाला है। जैसे ही ब्रिक्स का जो नया करेंसी आएगा, सब जगह प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। आपके चाइना में भी चालू होने वाला है। नहीं, यहाँ पर शुरू हो गया है। मैंने पहली बार देखा है कि चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो वर्कर क्लास है वो प्रोटेस्ट कर रही है, स्टूडेंट्स ने किया है। इवन कि पहली बार मैंने एक एक्स आर्मी वाले को बीजिंग के अंदर प्रोटेस्ट करते देखा है, इन ओपन, यानी कि एक मॉल के अंदर। उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को न्यूज़ नहीं है, वो दिखा नहीं है। उसके बाद हम समझ सकते हैं दोनों किडनियाँ निकाल ली होगी। बट यहाँ पर प्रोटेस्ट
700 से ज़्यादा प्रोटेस्ट बेशक कोई छोटे छोटे लेवल पर हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को भड़काने वाला काम ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन दिस इंफॉर्मेशन। और आगे जाके तालिबानाइजेशन, रेडिकलाइजेशन, जिहादिफिकेशन ऑफ साउथ एशिया वो बढ़ जाएगा। तालिबान जो है अफगानिस्तान में वो रिफॉर्म होता जाएगा और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान है वो तालिबानाइज हो जाएगा। मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर है मुजू, जो अभी आए हुए हैं, भारत आने वाले हैं, उन्होंने बोल दिया सबसे बड़ी गलती की है कि उन्होंने इंडिया के लीडर्स के ऊपर जो रिमार्क्स किए थे, अनफॉर्चुनेट बताया उसको। और यहाँ पे आज आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश ने अपना एनवॉय बुला लिया है। अब वो नया एनवॉय भेजेंगे जो शायद सीआईए एजेंट रहेगा और यहाँ पे आके वो जो बांग्लादेश का एनवॉय रहेगा यहाँ पे आके रेडिकलाइज एग्रीमेंट को सपोर्ट करेगा। जैसे आपके यूएस के एम्बेसडर है एरिक गेरियाटी, वो यहाँ पे आके कांग्रेस के लीडर से मिलते हैं, फार्मर्स से मिलते हैं, वो काम वापस वहां के एम्बेसडर करने वाले हैं। तो ये सब चीजें लोगों को समझनी पड़ेगी और हमें प्रोएक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा। और इसमें यही है, जैसे आपने बताया है कि एक नया मिनिस्ट्री बनाना पड़ेगा जिस विच कैन कंट्रोल इलीगल इमिग्रेंट्स। उसमें आप अन्नामलई जैसे लीडर को बुलाइए, उनको इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बनाइए, होम मिनिस्ट्री के अंदर पावर्स दे दीजिए, जिसको भी मिले इमीडिएटली उसके आधार कार्ड डीएक्टिवेट करिए, जिसको बीएसएफ ने भी बोला है। जैसे ही आधार कार्ड डीएक्टिवेट होता है, उसके जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है, उसके जितने भी आइडेंटिटी कार्ड है, एवरीथिंग शुड बी फ्री। और एक तरह से एक वेबसाइट भी बना के रखना चाहिए जिसमें उस आदमी के सारे डिटेल्स भी आने चाहिए, वो कहाँ पे रहता था, वो सब फ्लैश होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक मुहिम बनानी पड़ेगी टू नेम शेम द बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया। उमेश जी, आज ही जो हमारी बीएसएफ है उन्होंने 9 या 12 लोगों को पकड़ा है। सबके पास ऑलरेडी इंडियन आइडेंटिटीज उनके पास थी। अभी पहली बार वो कॉकरोच वहां से निकलकर भारत के बॉर्डर में आ रहे हैं। आधार कार्ड उनके तक ऑलरेडी पहुंचा दिया गया था एंड दे वर कमिंग एज इंडियंस। तो जब इतनी ज़्यादा धांधली हो रही हो, हमारे यहाँ पर एक आधार को बनाना इतना आसान हो गया है, कोई भी आकर यहाँ पर आधार बना सकता है, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी काम होगा। बट आपकी बात बिल्कुल सही है, इट्स अ वेरी वेरी बिग थ्रेट। अमेरिका ने जो काम करना था उन्होंने काम कर लिया है। अब है कि मोदी जी कौन सा काम करेंगे या करेंगी भी या नहीं करेंगी, इसके ऊपर भी अब तो सवाल उठने शुरू हो गए। करना चाहिए, वी ऑल अंडरस्टैंड, बट विल ही डू इट, दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए, वी नीड एक्सपर्टीज ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री एंड यू ऑलरेडी हैव अन्नामलई। अन्नामलई जी है आपके पास, आप उनको ऑक्सफोर्ड भेजने के अलावा उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में बुलाइए, उनको इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बनाइए विच रिपोर्ट टू द होम मिनिस्ट्री। उनका एक ही काम रहेगा, जो भी बॉर्डर के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है, जितने भी ये चेक पॉइंट्स है, उसको सबको ठीक करिए, प्रोटोकॉल्स बनाइए, अगर वो पकड़े जाते हैं उनको वापस रिपोर्ट करिए, लिखिए हाई कमीशन को, उनके जितने भी अपने जो फॉरेन कंट्रीज के हाई कमीशन को लिखिए कि हमको करना जरूरी है। और अगर ये हमने नहीं किया तो ये इंडिया को यूज करके आपके यूरोप में पहुंचेंगे और वहां पे वापस 9/11 क्रिएट करेंगे। एक तरह से नैरेटिव बनाना जरूरी है। सही बात है सर, मैं वो लास्ट भी बोला था, यू हैव टू फॉलो द चाइनीज फॉर्मूला। कोई भी इलीगल आता है, बड़ा आसान है, उसकी दोनों किडनियां निकाल लीजिए, दोबारा से इलीगल यहाँ पर आएंगे ही नहीं। उनको पता लग जाएगा कि एक आदमी की आपको किडनियां निकालनी है सिर्फ, जिसे चाइना ने किया था, और लाइव टीवी पे निकालते हैं ताकि वो उसकी दहशत दूर तक जाए, दोबारा से कोई ट्राई ही नहीं करता। पूरे बॉर्डर के ऊपर 3 गुना साइज है चाइना के बॉर्डर का, 3 गुना ज्यादा, और एक भी जगह पर फेंसिंग नहीं है, एक भी जगह पर कोई पोस्ट नहीं है, कोई आर्मी का आदमी नहीं है, सिर्फ किडनी निकाल लेते हैं। जिस दिन आप ये काम भारत में करने लग जाएंगे इन कॉकरोचों का, ये कॉकरोच जो यहाँ पर हैं वो भी भागना शुरू कर देंगे। और मोदी जी, अगर आपने ये काम नहीं किया, ये तालिबानाइजेशन आज बांग्लादेश का हो रहा है, वही तालिबानाइजेशन भारत का भी होगा। और ये इट विल बी रिटन इन द हिस्ट्री बुक्स कि मोदी अलाउड दिस अंडर हिज नोज। क्या कहते हैं सर आप, आखिरी कमेंट?
डेफिनेटली देखिए, दिस विल बी अ ब्लैक स्पॉट in the regime, in the legacy of Narendra Modi, to not control, to allow illegal immigrants, undocumented aliens, जैसे अमेरिका में बोलते हैं, to come into India, resettle किया है, इसमें willingly, with the complicit, with the implicit approval of the central government. आपको मालूम होके भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं अलाउ कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी हैज टू आंसर. सर वो थोड़ा बिजी हैं आजकल, क्योंकि क्रिकेट के मैच चल रहे हैं बांग्लादेश के। मुझे लगता है या तो उन्होंने पैसे वूसे लगाए हैं उस मैच के ऊपर कि भैया इतनी बड़ी टीम बांग्लादेश की, और जिसका हमने वैसे तो बुरा हाल कर दिया, दो दिनों में ही उनको छक्के छुड़ा दिए उनके। बट ही इज़ वेरी बिजी नाउ डेज इन नो मेकिंग दोज मैचेस एंड ऑल। तो ये मैच जो ये खेल रहे हैं वहाँ पे मैच, और उन्होंने जो मैच आपके साथ खेलना है उसकी हमारी तैयारी ही नहीं है। वेरी एप्टली सेड कि तालिबानाइजेशन ऑफ बांग्लादेश शुरू हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। और वहाँ पर जैसे सोरोस का जो बेटा है एलेक्स, वो वहाँ पहुँचा हुआ है, वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं कि अगला दाव भारत में कैसे खेलना है। और हमारे मोदी जी वो अभी भी पुरुषोत्तम राम बनकर अभी भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि जैसे राजीव गांधी बोलते थे, मैं देख रहा था, देख रहा हूँ, देखता ही रहूँगा। मुझे लगता है मोदी जी ने भी वही काम करना शुरू कर दिया है। विल वेट कि व्हेन मोदी विल टेक सम एक्शन, होपफुली इट देखिए विल बी सून। देखिए एक और एक चीज है, हम जो अनपॉपुलर ओपिनियन बोलते हैं, वी आर क्रिटिसाइजिंग द होम मिनिस्टर, वी आर क्रिटिसाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, बट वी आर डूइंग इन नेशंस इंटरेस्ट. सर्टेनली सर्टेनली कुछ लोग हमें एंटी नेशनल भी बोल सकते हैं, बट अगर वो बता दे कि हमारी अगर सोच खराब है, हमारा इंटेंट अगर खराब है, तो वो बताने की कोशिश करिए, कमेंट्स में बताइए कि हाउ यू आर एंटी नेशनल. वी वुड लव टू नो दैट विद द रीजनिंग. बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। इसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे एंड विल ऑल्सो कवर अप इफ समथिंग मोर कम्स अप इन फ्रंट ऑफ अस। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद.